हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज क्लास 9 के फर्स्ट लेसन सेट्स की थ्योरी को और आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आइए पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब जैसे कि एक एग्जांपल बता दो, दो चीज़ का आपस में मिलना, कॉमन होना। जैसे कि एक लाइन यहाँ से पास हो रही है। ओके, ये लाइन मैं मान लेता हूँ, लेट द लाइन बी ए बी। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग को कि एक लाइन है ए बी पास हो रही है, और यहाँ से एक और लाइन पास हो रही है जिसका नाम है सी डी। ठीक है ना, सी डी लाइन पास हो रही है। तो ये दोनों लाइन दोस्तों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला थोड़ा मैं बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आके दोनों इंटरसेक्ट हुए। मतलब ये पॉइंट जो है, लेट सपोज इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ। ठीक है, तो ये जो ओ पॉइंट है, ये दोनों लाइन जो है ये वाले ओ पॉइंट पे आके मिल रही है। मतलब ये ओ इसके लिए क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग यही होता है कि दो कोई भी चीज़, दोनों में से अगर कुछ चीज़ कॉमन हो तो मतलब वो दोनों चीज़ आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। और वही अगर सेट के हिसाब से बात करूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के हिसाब से बात करूँ, तो हम लोग ने माना है यहाँ पे कि लेट सपोज कि ए एंड बी मेरा दो सेट है। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, जो भी आपको देना चाहिए आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट सपोज हमने मान लिया कि ए एंड बी इज माई टू सेट एंड द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो ए रहेगा और बी रहेगा, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स जब मिलेंगे, एंड ए और बी के अंदर जब भी हम लोग को कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं दोस्तों, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, अगर मुझे लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि दोनों में हम लोग को कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है ना, ए में भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे एंड बी में भी हम लोग को कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल गए। इसका मतलब क्या है, मेरा ए और बी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसको मुझे लिखना कैसे है, अब लिखेंगे कैसे, ये वाले सिंबल से। मतलब ए रहेगा या फिर जो भी आपका अल्फाबेट रहेगा वो, एंड इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये वाला। ठीक है ना, आप उल्टा एन बना दो, स्मॉल लेटर एन ऐसा बना दो आप, सी जैसा। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग बोलेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आई गेस ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकली अगर देखें, हम लोग एग्जांपल आपको बताएंगे करके, बहुत ईजी, आपको तभी एकदम 100% समझ में आ जाएगा। इसके नीचे ही उसका एग्जाम्पल है, लेकिन पहले आपको थियरी थोड़ा पढ़ना होता है, हर एक चीज़ का कंसेप्ट समझना होता है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात जो है, जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, तो वो चीज़ के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि दोनों सेट क्या है, इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक्स जो रहेगा वो ए रहेगा, वैसे ही एक्स जो रहेगा बी रहेगा। मतलब ए और बी दोनों में ही एक्स का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। अब एग्जांपल आपको बताता हूं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 आप देखो, खाली क्या बोला है, ए का एक वैल्यू है 1,3,5,7, ए का एक वैल्यू थी है, और बी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 2,3,6,8। तो ये दोनों सबसे पहले आप नोटिस करो, ए में देखो और बी में देखो, तो आपको नजर आएगा कि दोनों में कुछ कॉमन है। क्या नजर आ रहा है आपको, कि जो 3 है यहाँ ए में भी 3 आपको दिख रहा होगा एंड बी में भी 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोनों के सेट में आपको 3 जो है कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट 3 है ये कॉमन है। किसमें कॉमन है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि ए जो है वो इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ, और उसका जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन क्या है, 3 है जो हमारा वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे आंसर लिखा, आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है, और क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, 3 के साथ। मतलब 3 आ रहा है हमारा कॉमन पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको ना वेन डायग्राम बना के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बोला लेट अस ड्रॉ वेन डायग्राम। तो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे, वेन डायग्राम। इसमें क्या किया है, सबसे पहले आप कुछ भी शेप बना सकते हो, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, आपको जैसा बनाना है। तो मैंने ए का पहले सर्कल बना दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए का सर्कल बना दिया। और ए में क्या आता है दोस्तों, 1 3 5 7। तो मैंने लिख दिया कि 1 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मुझे बी भी बनाना है, तो लेकिन बी में मेरा 3 पॉइंट ऑलरेडी है ना ए के अंदर, क्योंकि वो तो कॉमन हो गया। तो 3 मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो इसमें कॉमन होगा। जैसे मैंने आपको लाइन का एग्जांपल दिया था कि दोनों में से एक पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, तो वैसे ही दोनों में 3 जो पॉइंट है वो कॉमन है। इसके लिए हमने यहाँ पे भी एक सर्कल ऐसा बनाया कि दोनों ही सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और हमारा जो 3 पॉइंट है वो हम लोग को नजर आएगा कि इंटरसेक्ट हो रहा है। और बाकी जो है 2 6 8 जो बचे हुए हैं उसको हम लोग साइड में ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको आई गेस ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने भी समझ में आ गया हो कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, कि कोई भी तरीका हो सकता है। रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, लेट सपोज ए है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज एक रेक्टेंगल बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने ए। तो ए में यहाँ पे साइड में नाम देता हूँ मैं, ठीक है ना, ए यहाँ पे मैंने साइड में नाम दे दिया। चलो ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, 1 3 5 7, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं बी बनाऊंगा तो बी को भी रेक्टेंगल बनाना है, तो जिसमें 2 3 6 8 है। तो 3 तो पहले से ही, तो मैं 3 वो दोबारा नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और रेक्टेंगल ऐसा बनाता हूँ जिसमें 3 ऑलरेडी आ जाएगा। ये ऐसा रेक्टेंगल बनाया कि उसमें 3 का पोर्शन ऑलरेडी आ गया ना, ये रेक्टेंगल के अंदर ही आ गया, और जो बचा हुआ हिस्सा है 2 6 और 8, उसको मैं साइड में लिख सकता हूँ। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये हो गया इंटरसेक्शन का पॉइंट, जो कि आपका आ रहा है 3। तो इसके लिए आपका जो आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का, वो 3 आया। आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गया। बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ दोस्तों आप लोग को, इससे ईजी वे में और नहीं समझा सकता। लेकिन
मुद्दे की बात यह है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई गेस इतना मुझे समझ में आता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर टोटली क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 2 में एक ए है, ए का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 1, 3, 9, 11, 13, ये दे दिया हमें ए का सेट, और बी का सेट का वैल्यू है 1, 9, 11। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, तो देखोगे तो ये 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और 11 इसमें भी है, और 11 इसमें भी है। मतलब तीन सेट जो है वो यहाँ पे कॉमन है। तो हम लोग ने लिख लिया कि कॉमन कौन कौन से हैं, कि द एलिमेंट्स 1, 9, 11 आर कॉमन इन सेट ए एंड बी। तो ये हम लोग को पता चल गया। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? जो कॉमन पॉइंट है वही, तो 1, 9, 11 मैंने लिख दिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा वैल्यू आ गया यहाँ पे, आंसर आप देखोगे तो ये आ गया 1, 9, 11, ये आपने लिख लिया। लेकिन आप एक चीज गौर करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इधर पे अभी असली दिमाग लगाना है। क्या? आपका आंसर तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन आप एक चीज नोटिस क्या करोगे कि ये जो 1, 9, 11 है ना, ये क्या है दोस्तों? 1, 9, 11 क्या है? ये बी है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, 9, 11 क्या है? हमारा बी है ना, बी इज इक्वल टू 1, 9, 11 है। तो हम लोग इसके जगह पे बी लिख सकते हैं। तो हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, 9, 11 की जगह पे अगर मैं बी लिखूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो आपको समझ में आ गया क्यों आया ये ए इंटरसेक्शन? पहले बी जो था वो क्या आ रहा था आपका? 1, 9, 11 आ रहा था, लेकिन ये 1, 9, 11 क्या है? बी है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये पूरा का पूरा जो 1, 9, 11 है, इसके जगह पे पूरा रिप्लेस करके डायरेक्टली हम लोग बी लिख सकते हैं। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ ऐसा होता है, एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जो बी है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, तो आपको एक कंसेप्ट पुराना वाला याद आ रहा होगा कि अगर कोई भी एक पॉइंट पूरा का पूरा किसी दूसरे सेट के अंदर आता है तो वो उसका क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब देखो इंटरसेक्शन में भी सबसेट आ गया, मतलब इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा जो बी है वो किसके अंदर आ रहा है? ए के अंदर आ रहा है। क्लियर है ना? 1, 9, 11, इसमें भी 1, 9, 11 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बी है वो ए का क्या है? हमारा सबसेट है। तो हम लोग ने लिख लिया कि हियर सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इफ बी, यहाँ पे इफ बी इज इक्वल टू, अब देख पा रहे हो यहाँ पे, एक मिनट मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ अब देखो चलेगा। इफ बी इज इंटरसेक्शन ऑफ ए, अगर ऐसा लिखा है कि बी जो है आपका नॉट इसको सबसेट बोलते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल तो ये वाला है, ये वाला सबसेट है। तो आपको पता होगा ये वाला सिंबल सबसेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि इफ बी जो है आपका सबसेट ऑफ ए है, देन क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी रहने वाला है, क्योंकि अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी बी रहेगा। एंड उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको पता है कि बी आ रहा है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि बी सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ए है और इज इक्वल टू बी आ रहा है, तो देन बी इज द सबसेट ऑफ ए, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले बात हो गई। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपको याद रखनी, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताई थी आपको लेक्चर नंबर 5 और 6 में, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती है जो हम लोग को याद रखनी होती है, एंड वो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर होता है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, सेम उसका उल्टा कि अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। करेक्ट है ना दोस्तों? सेकंड चीज कि अगर ए जो है आपका सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसके पहले हम लोग ने बी देखा था, बी अगर सबसेट है ए का तो वो किसके बराबर रहेगा? इंटरसेक्शन बी के बराबर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बी सबसेट था ना, और यहाँ पे ए सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हमारा इंटरसेक्शन भी ए के बराबर रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो इफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी आएगा, तो हमारा बी जो रहेगा सबसेट ऑफ ए, जो हम लोग ने इसमें प्रीवियसली देखा था। ये समझ में आ गया आपको? करेक्ट है। वैसे यहाँ पे चौथा यहाँ पे क्या बोला है प्रॉपर्टी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोग को, थोड़ा सा बड़ा वाला आ गया। क्या बोला है कि अगर ए और बी मेरा क्या है? इंटरसेक्शन में है, और बी और जो ए है वो सबसेट में है, मतलब बी ए का सबसेट है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सेम उसका उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी और इंटरसेक्शन ए सी में ही है ना दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम्पल में कराऊंगा तो आपको ज्यादा वे में समझ में आएगा, लेकिन आपको ये खाली कंसिडर करना है। फिर से अगर मैं ये वाला बताऊं आपको, क्या बोला एकदम ध्यान से देखो कि ए जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ बी है, ठीक है। मतलब ए और बी में कुछ तो पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और बी जो है हमारा ए का सबसेट है, तो ऑब्वियसली जो ए का सबसेट रहेगा वो बी का ही रहेगा, तो हम लोग ए के जगह पे बी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये आपको आगे समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको एकदम डिटेल में 100% समझ में आ जाएगा। बस फिलहाल के लिए प्रॉपर्टीज जो है याद रखो आप। ओके, पांचवा क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर ए का इंटरसेक्शन किसी भी उसी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पता है ना उल्टा उसका, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने पढ़ा भी है क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं वो क्या रहेगा? हमेशा नल रहेगा, नल सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। ओके, छठा ए इंटरसेक्शन ए, मतलब खुद ही के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो वही आएगा दोस्तों, ए ही आएगा। एंड वो सातवां पॉइंट अगर देखेंगे तो ए का इंटरसेक्शन अगर किसी नल सेट के साथ होगा तो नल सेट ही आता है, ये तो आपको पता ही है। ओके,
तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स में डाल के, एंड आगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा 1.4 उसमें भी कुछ एग्जांपल ऐसे इसी के बेस पे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज के बेस पे, तभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में आपको मैं समझा सकूंगा एंड आप लोग को भी समझ में आएगा। बट मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों समझ में आ गई है, और उसके पहले जो भी मैंने पढ़ाया कि सबसेट और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे एक और थियोरटिकल पॉइंट मैं लेने वाला हूँ दोस्तों, जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछता है, और ये जो है कुछ अलग है। यहाँ पे अलग ये है, इसके लिए है क्योंकि नाम से आपको पता चलना चाहिए डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि ये जॉइंट नहीं है। जॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे। क्लियर है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे लेट a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 9, मतलब जो आपका a पॉइंट है उसमें जो वैल्यू जो दी हुई है 1, 3, 5, 9 दी हुई है, और जो b का वैल्यू उसमें दी हुई है सेट की वैल्यू 2, 4, 8। तो ये दोनों में आपने जब देखा, a में भी देखा और b में भी देखा, तो कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैच हो रहा है। कोई भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला है, कंफर्म दैट ए सिंगल एलिमेंट इज नॉट कॉमन इन द सेट। यहाँ पे एक भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सेट में a और b में। दिस सेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो दोनों सेट जो है a वाला और b वाला, दोनों एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो द सेट a एंड b आर द डिसजॉइंट सेट। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि दोनों सेट आपको दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि a और b जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पर वेन डायग्राम भी आप कंसिडर कर सकते हो। क्या बोला है यहाँ पे, देखो a यहाँ पे है, a का वैल्यू है 1,359, आपने लिख दिया इसमें 1359, b का जो है 248 है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या, नहीं है। अगर सिमिलैरिटी तो होती तो आप ऐसा ड्रॉ करते, फॉर एग्जांपल 3 और 9 उसमें भी सेम होते तो आप उसको ऐसा ड्रॉ करते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्यों है सर्कल, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग है, दैट्स वाई। सेम होते तो आपस में ज्वाइन हो जाते, जैसे कि प्रीवियसली हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 में आप देखोगे ये हमें हमेशा ही क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, ऑब्जर्व द सेट एबीसी। हम लोग को एबीसी देखना है, गिवन बाय वेन डायग्राम के हिसाब से दिया है, और हमें देखना है राइट विच ऑफ दीज आर डिसजॉइंट सेट। इसमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट आएगा, ए, बी और सी, ये तीनों में से डिसजॉइंट सेट जो है कौन सी जोड़ी बना रही है वो देखना है आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, तो ए का सर्कल ये रहा, ठीक है, बी का सर्कल ये रहा, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं यहाँ पे 3 और 6 वाले पॉइंट पे आप देखोगे, ठीक है ना। मैं अगर फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए कि ए वाला जो पॉइंट है ये वाला सर्कल है, बी वाला सर्कल ये वाला है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में मिल रहे हैं, और 3 और 6 से मिल रहे हैं, ये वाला कॉमन पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, 3 और 6 उसके लिए कॉमन है, मतलब ए और बी मेरा क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। अब कौन सा बचा, आप दूसरा देखते हैं, बी और सी देखो। तो बी और सी जो आप देखोगे आप, तो बी वाला ये वाला सर्कल है, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये बी वाला सर्कल है, ठीक है, जिसमें आ रहा है आपका वैल्यू 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। और सी वाला सर्कल में आप देखोगे तो 10, 11, 12, मतलब बी में भी 10, 11, 12 आ रहा है और सी में भी 10, 11, 12 है ना, क्योंकि ये तो बड़ा वाले सर्कल के अंदर सब आ गया। तो इसका मतलब बी और सी भी मेरा क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसके में कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि है 10, 11, 12, मतलब बी और सी भी नहीं आएगा। अब कौन सा बच गया जोड़ी, अब ए और सी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले हम लोग ने ए बी देखा, फिर बी सी देखा, अब ए और सी देखते हैं। तो ए और सी में आप देखोगे तो ए का सर्कल ये वाला है, फिर सी का सर्कल ये वाला है, ये आपस में टच हो रहे हैं क्या दोस्तों, नहीं टच हो रहे। आप देखोगे ध्यान से, अगर फिर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे अगर प्रॉपर वे में, तो ये ए का सर्कल हो गया, ये सी का सर्कल हो गया, ये दोनों सर्कल आपस में टच नहीं हो रहे। इसका मतलब क्लियरली है कि इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे दोनों से अलग है। ए में है 1 2 3 4 5 6 7 है ए में, और बी में 10 11 12, सॉरी बी में नहीं, सी में 10 11 12 है। तो दोनों ही की दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। इसका मतलब क्या है, मेरा ए एंड सी इज माई डिसजॉइंट सेट है वो। हम लोग को यहाँ पे कंक्लूजन मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। क्या आएगा, ए और सी इसका आंसर आएगा। करेक्ट है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 2 है, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेट द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट भी यूनिवर्सल सेट। हम लोग ने बोल लिया कि जितने भी होते हैं ना अल्फाबेट ABCD जितने भी होते हैं, ये सभी के सभी हम लोग ने ले लिया है ये पूरे सर्कल के अंदर। कौन से सर्कल के अंदर, ये बड़े वाले सर्कल के अंदर। मान लिया कि ये वाला यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। फिर लेटर वर्ड लाफ इज वन सेट। यहाँ पे लाफ में ABC यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे अलग अलग सेट बना दिया कि लाफ नाम का एक सेट है, वैसे क्राई नाम का एक सेट है, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, और वैसे ये पूरा का पूरा अल्फाबेटिकल वाला एक सेट है। तो हमें फिर से इसमें बताना है कि कौन सा इंटरसेक्शन आएगा। ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट्स इज एम्प्टी, ठीक है ना। ये आपको देखना है कौन सा डिसजॉइंट आएगा, कौन सा इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन कौन सा आएगा दोस्तों, कि ये जो बड़ा वाला है, ठीक है ना, बड़ा वाला, इसमें कॉमन कौन सा है, लॉफ भी इसी के अंदर आ गया, बड़े वाले के अंदर ही आ गया, और क्राई भी इसी के अंदर आ गया। मतलब लॉफ भी इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्राई भी इसका इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन आपको समझ गया। अब आपको डिसजॉइंट बताना है कौन से अलग अलग सेट है। तो अलग अलग क्लियर सी बात है यहाँ पे कि लाफ और क्राई ये दोनों आपस में अलग अलग है। इसके लिए ये क्या होंगे, कौन से सेट होंगे दोस्तों, दैट इज योर
डिसजॉइंट सेट। आई होप वाले हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने इंटरसेक्शन पढ़ा था, इंटरसेक्शन मतलब होता था कि दो जो भी चीज़ कॉमन होगा उसको सिर्फ लिखना है हमें, ठीक है। दोनों सेट, अगर ए सेट में कुछ वैल्यू है आपका और दूसरे सेट में भी बी में भी कुछ वैल्यू है, तो दोनों में, ये दोनों में अगर कुछ सेम आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो सेम वाले चीज़ को हम लोग बोलते थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है मिलके रहना साथ में, ठीक है ना। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, यूनियन का मतलब होता है साथ में कंबाइन करना। तो अगर मान लो कि ए कुछ सेट है आपका, ठीक है, एंड बी में भी कुछ सेट है, तो हम लोग को ये ए वाला सेट और बी वाला सेट दोनों को एक साथ लिख देंगे जब भी, तो उसको हम लोग बोल देंगे यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थियोरेटिकल पॉइंट जो है वो आपको बता देता हूँ कि लेट ए एंड बी द टू गिवन सेट, देन द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। मतलब जब सेट ए का और सेट बी का दोनों का ही एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख देंगे तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट बोलेंगे। उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंबल होता है ए यूनियन। यूनियन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कल हम लोग ने इंटरसेक्शन देखा था, तो इंटरसेक्शन के लिए ऐसा यूज करते हैं और यूनियन के लिए ऐसा यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर, कंफ्यूज मत होना, क्लियर हो गया होगा आपको आई गेस। तो ए यूनियन बी इसको ऐसे लिखेंगे और ए यूनियन बी उसको रीड करते हैं, ओके क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू सच दैट कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए है और एक्स का जो वैल्यू है वो इट इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स इज द सेट ऑफ ए एंड एक्स इज द सेट ऑफ बी, यहाँ पे बोला है। लेकिन अभी ए और बी का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट सपोज ए का जो वैल्यू है वो है -1, -3, -5 और 0, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और जो बी का वैल्यू है वो 0, 3, 5। अब यहाँ पे मुझे लिखना है इसका यूनियन। तो यूनियन कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि ये दोनों का जो भी सेट है, जो भी एलिमेंट है, उसको एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें -1 है, -3, -5, -5 और 0 है, यहाँ पे भी 0, 3, 5 है। तो कॉमन क्या है, 0 है, तो उसको जो चीज कॉमन होती है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी चीज जैसे है उसको वैसे ही वैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 2 बार आया तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि इसको हम लोग को लाइन में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइन में अरेंज कैसे करेंगे, आपको पता है कि 0 जो है वो बीच में आता है, उसके बाद पॉजिटिव जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ आता है। तो पॉजिटिव 0 के बाद पॉजिटिव यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो 0 के बाद आप 3 यहाँ पे आप लिख सकते हो 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, 0 के बाद यहाँ पे 5 लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। इसके पहले आप -1 लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो, -5 लिख सकते हो। तो आप इन दिस वे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टोटल आपने लिख दिया। टोटल यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो आपने 6 ही एलिमेंट यहाँ पे देखा, -3, -5, 0, -1, 3 और 5। क्यों ऐसा लिखा यहाँ पे, क्योंकि एक जो 0 है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ 2 बार रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी रिपीट हो रहा होगा तो भी हम लोग एक ही बार उसको लिखेंगे और बाकी एलिमेंट्स को कंबाइन करके एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ओके। जैसे कि ए और बी का हम लोग ने एक साथ एज इट इज लिख दिया उसको हम लोग ने, तो आप देख पा रहे हो। अब इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग पहचान सकते हैं, कैसे, जैसे कि आप देखोगे तो ए का मैंने बना दिया। ए में कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पे -1 था, -3 था, 0 था और 5, तो ए में लिख दिया। और बी में कितने एलिमेंट्स है, 0 था, 3 और 5। तो 0 कॉमन आ रहा है, इसके लिए हम लोग को इंटरसेक्शन करना पड़ेगा इसका, कि 0 जो है वो कॉमन है दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे 3 और 5, तो इस तरह से हम लोग ए यूनियन बी जो है बता सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो बी यूनियन ए का, दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब उसको उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, एक ही बात है। ये आपको आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आने वाले जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। मतलब आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे और बहुत सारी चीज़ जो आपने सीखे हुए उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल दिया है कि एक दिख रहा है आपको, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। तो आप लोग को पूछा है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। हम लोग को ये सेट का आंसर लिखना है, ठीक है। तो यू का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा बॉक्स जो है वो यू का वैल्यू है, फिर उसके अंदर ए का और बी का ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें पूछा है यू का हम लोग को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो यू क्या हो सकता है इसमें, तो जितने भी नंबर्स इसमें दिख रहे हैं यू के अंदर, ये पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी यू है ना, ये पूरा बॉक्स यू है आपका। तो पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जो स्टार्टिंग में आएगा उसके हिसाब से उसको एंटर लिख दो। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से नंबर है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देख सकते हो, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है क्या, हाँ है, 6 है क्या चेक करो, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 है क्या चेक करो, 9 भी है देखो, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। मतलब 1 से लेके 12 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको बस क्या करना है, u इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, 1 से लेके कॉमा डाल के 12 तक लिख देना है, हो गया आपका u का वैल्यू। तो ये आपका u का आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट वन। इसको लिस्टिंग मेथड में जैसा हम लिखते हैं वैसा लिख दिए, ओके। अब सेकंड की क्या बोला है, यहाँ पे a का वैल्यू लिखना है। तो a कौन सा है आपका, ये सर्कल जो है आपका ये a है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको वो लिख दो। तो a के अंदर कौन से नंबर्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो लिख दो 2, 4, 6, 8, 10। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, हो गया, a का भी वैल्यू आपने निकाल दिया। अब थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड क्या है, b। आपको b लिखना है। तो b का कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है। तो b के अंदर जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं लिख दो। b के अंदर क्या है, 1 है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, 7, 8 और 10। तो 1,
आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहाँ गया बी का वैल्यू, ये वाला A1, 3, 5, 7, 8, 10, ये आपका आ गया आंसर बी का। तो बहुत सिंपल है, आपको बस देखना है और ऑब्जर्व करना है और लिख देना है वैल्यू। तो बी का भी आपने आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है, जो कि हम लोग ने सीखा अभी ए यूनियन बी। तो आपको चौथा क्वेश्चन में वही पूछा है, ए यूनियन बी निकाल के बताओ। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो भी यूनियन है वो साथ में लिख दो। तो ए और बी में आप देखोगे तो अभी ए यूनियन बी आप देखोगे तो मतलब ये पूरा चीज़, ठीक है ना, ये इतना पूरा जो है आपका यूनियन हो जाएगा। इसको खाली 9 को छोड़ देंगे, 11 को छोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये यूनियन के ए और बी के बाहर है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर से लिख दो, हो जाएंगे हमारे यूनियन। तो इसमें आप देखोगे तो 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना, आपने लिख दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया और बाद में 8 है और 10 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 7 8 10। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, दिस इज योर यूनियन। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बस देखना है कि ए और बी में कौन से सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी यूनियन मतलब क्या होता है, जो सेम है उसको दोनों एलिमेंट्स को साथ में कंबाइन कर, ए के अंदर जितने थे और बी के अंदर जितने थे उसको साथ में लिख दिया, हो गया हमारा ए यूनियन बी। समझ में आ गया। अब दूसरा जो चीज पूछा है, पांचवा ये पूछा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट है ए और बी में, जो कॉमन है वही लिखना है। तो कॉमन क्या आप देखोगे ए और बी में, तो यही वाला पॉइंट सिर्फ कॉमन है 8 और 10, तो आपको लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 8 और 10। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं और आप लोग इसको इजीली आंसर करके आते हो और आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो आपके मैथ्स के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इजीली, और उससे कुछ भी इजी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे पांचवा हो गया। छठा क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश लिखा है मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा। तो ए हमारा ये वाला था, आपने देखा ए ये वाला था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ए ये है ना आपका, तो इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसको लिख दो, हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बचे हुए, अभी 2 हटा दो, मतलब जैसे कि 2 को मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, 2 हटा दिया मैंने। उसके बाद 4 है, इसमें देखोगे ना ये ए जो है आपको ये वाला चीज दिख रहा है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसको हटा दो। तो 2 को हटा दिया, फिर 4 को हटा दिया, ठीक है, 4 को भी हटा देता हूँ। उसके बाद 6 है, 6 को भी हटा देता हूँ, हटा दिया 6 को भी। उसके बाद क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 को भी हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स 10 है, तो 8 और 10 दोनों को हटा दिया, ठीक है ना, ये हटा गया। अब उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बच गए उसको लिख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो 1 3 5 7 9 11 और 12, तो 1 3 5 7 9 11 12, दिस इज योर आंसर फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। कितना सिंपल है, ए को छोड़ के जितने भी बच जाते हैं वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे ना ऑब्वियसली। वैसे ही यहाँ पे आगे पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के जो भी बच जाएंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी किधर है पहले वो देखो, तो बी आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, बी ये है। तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबसे पहले उसको हटा दो। बी के अंदर कितने हैं, 1 है, 3 5 7, तो 1 3 5 7 8 और 10, तो ये 1 को हटा दिया मैंने, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, 7 को हटा दिया, ठीक है ना, 1 3 5 7, और क्या बोला 8 और 10, 8 और 10 को भी हटा दिया। तो उसके बाद जो भी बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया हमारे, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 2 4 6 9 11 12, तो आपने बी में क्या लिख दिया, 2 4 6 9 11 12। कितना सिंपल है, देखो आ गया आंसर। डायरेक्टली हम लोग बिना देखे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है आ जाएंगे हमारे बी डैश के अंदर, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। बहुत सिंपल है, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो उसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए यूनियन बी कहाँ है। तो ए यूनियन बी का ऑलरेडी हमने आंसर निकाला हुआ है, किधर निकाला है, दिस वन, दिस इज योर ए यूनियन बी का आंसर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जो भी बच जाएंगे वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी ये वाला था, इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसको पहले मार्क कर दो। कितने हैं ए यूनियन बी के अंदर, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ठीक है। तो 1 हटा दिया, 2 हटा दो, ओके। आप इसको अपने मतलब पेंसिल से मार्क नहीं करोगे, लेकिन आप डायरेक्टली अपने मन में रखोगे तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। जरूरी नहीं जैसा मैं मार्क कर रहा हूँ वैसे आप लोग पेंसिल से करो या फिर पेन से करो अपने बुक में, तो कोई जरूरत नहीं, आप लोग मन में भी रख सकते हो। तो 1 2 3 भी हटा दिया मैंने, 4 हटा दिया, ठीक है ना, 4 हटा दिया, 5 भी हटा दो। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे 6 7 8 और 10, तो 6 हटा दिया, 7 हटा दिया, फिर उसके बाद 8 और 10 दोनों को हटा दिया। अब क्या बच गया आपके पास, सिर्फ 9 11 और 12, तो 9 11 12 आपका आ जाएगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कितना सिंपल है, ए यूनियन बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आपके बच जाते हैं वो हो जाते हैं आपके ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट में आपको पूछा है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी किधर है देख लो, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं 8 और 10, तो ये 8 और 10 को छोड़ के जितने भी बच जाएंगे वो सब लिख दो। तो 8 और 10 को यहाँ पे हटा दो, ठीक है, उसको छोड़ के कितने बच गए यहाँ पे, जो भी है वो लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 9 11 12, ये सब आ जाएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है दोस्तों। आई गेस ये वाला जितना भी 9 एग्जांपल्स थे 1 से लेकर 9 तक आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल है, इससे इजी वे में आपको नहीं बता सकता है ना। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये टॉपिक नहीं समझा होगा। इतना ईजी है फ्रेंड्स, खाली आपको बस कॉन्सेंट्रेशन लगाना है और मैं क्या बता रहा हूँ वो वर्डिंग सुनना है बस, और बाकी सब ईजी है। एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो एकदम फुल मार्क्स निकाल सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद को भी आ गया होगा। अब बढ़ते हमारे क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है,
लेट सपोज यहाँ पे बोला है ए इज इक्वल टू कुछ नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको ए का नंबर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सर्कल वेन डायग्राम में भी बनाया हुआ है, तो ए का वैल्यू आपको दे दिया है, ओके क्लियर है। अब बी का कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे, बी इज इक्वल टू 2, 3, तो बी भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे बी के अंदर 2, 3 दे दिया है, ओके। अब क्या पे बोला है, अब हमें क्या बोला है, लेट अस ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ऐसे दिख रहा है आपको, हम लोग ने बना लिया कि ए जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, और बी जो है सिर्फ 2, 3 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर 2, 3 ऑलरेडी था, तो इसके लिए हम लोग ने इसके अंदर ही सर्कल बना दिया और 2, 3 के अंदर बना दिया। तो ए के अंदर आपका पूरा आ गया और बी के अंदर सिर्फ 2 और 3 आ गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आगे क्या बोला है, ऑब्जर्व दैट सेट ए एंड ए यूनियन बी हैव द सेम एलिमेंट्स। मतलब हम लोग का जो सेट ए है, ठीक है, और ए यूनियन बी हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा ए यूनियन बी है। मतलब ए और बी में ये सभी आते हैं, ठीक है ना, ए और बी में ये सभी आते हैं, ए यूनियन बी हो गया। अब आप ए का भी देखोगे तो ए का भी वही नंबर है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेट ए जो है इसका वैल्यू और ए यूनियन बी का भी वैल्यू निकालूंगा तो सेम ही आएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर जैसा कि अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है हमारा वो ए के अंदर आता है ना, बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग, बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए यूनियन बी जो है वो हमारा ए रहेगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कभी भी बी अगर सबसेट ऑफ ए रहेगा तो हमारा ए यूनियन बी जो है वो ए ही आता है हमेशा, जैसा कि हम लोग ने अभी निकाला, क्लियर है। वैसे कुछ पॉइंट्स आगे हैं जो कि हम लोग को याद रखने हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग को आंसर बताते हैं। तो आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट, हमारे यूनियन का जो हम लोग ने पढ़ा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले ए यूनियन बी जो रहेगा वो बी यूनियन ए के बराबर रहेगा, दोनों ही उल्टा लिख दो आप, ए के बराबर बी या फिर बी के बराबर ए, सेम होता है। सेकंड कंडीशन, अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी रहेगा, और अगर ए हमारा बी हमारा ए का सबसेट रहेगा तो बी यूनियन ए हमारा ए रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जैसा हम लोग ने अभी कंसीडर किया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब अगर ए जो है हमारा ए यूनियन बी का सबसेट रहेगा तो वैसे बी हमारा किसका सबसेट रहेगा, ए यूनियन बी का रहेगा, ऑब्वियसली ना, सेम अप्लाई होगा। वैसे अगर ए हमारा यूनियन है किसके साथ, ए डैश के साथ, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ वन कि अगर ए हमारा यूनियन है ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये क्या रहेगा, यू रहेगा, मतलब ऑब्वियसली, ठीक है ना, जो हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा, मतलब टोटल नंबर जितने भी दिए रहेंगे। फिर ए यूनियन ए के बराबर ही रहेगा और ए यूनियन नल सेट इज ए रहेगा, ओके। ये आपको कुछ 6 पॉइंट्स है, आपको बस एक इसको याद रखनी है और कंसिडर करनी है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको डायरेक्टली आंसर भी मिल सकता है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों यूनियन का पॉइंट, ओके। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यूनियन क्या था एंड कैसे हम लोग ने इसको कंसीडर किया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा थियोरटिकल पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारा जो टोटल ये जो थियोरटिकल पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट अस कंसीडर लेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 इज अ गिवन सेट विद 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट दिए हुए हैं ए का, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज डिनोटेड बाय एन ए, मतलब 5 है, इसके लिए हम लोग ने एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए कितने हैं 5 है। और लेट बी हम लोग ने मान लिया कि 16, 12, 18, 24, 30, 36, तो एन बी कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हम लोग ने क्या माना यहाँ पे कि हमारा ए 5 है और बी 6 है, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी जो 5 + 6 आ रहा है वो कितना 11 आ रहा है, तो हम लोग ने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ए यूनियन बी अगर मैं साथ में लिखूँ, ए को और बी को साथ में लिखो तो क्या आ रहा है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी को हम लोग ने साथ में लिख दिया तो ये आ रहा है। तो इसको हम लोग काउंट किए तो ए यूनियन बी का नंबर जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, ओके। एंड इंटरसेक्शन जब निकालेंगे, मतलब दो जोनों में कॉमन है, ए और बी में दोनों कॉमन सिर्फ 6 और 12 है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे कि ए और बी में दोनों में कॉमन सिर्फ 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो दोनों में इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ 6 आएगा और 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएंगे इसके 2, मतलब जब हम लोग ने ए और बी को प्लस किया तो 11 आया, ठीक है। यूनियन निकाला ए और बी का तो 9 नंबर आया, और जब इंटरसेक्शन निकाला तो 2 आया। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी आर काउंटेड ट्वाइस। तो अगर इसको 2 बार हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 + 6 - 2, मतलब 5 + 6 हमारा एन ए और एन बी, मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को प्लस करके और साथ में मैंने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर 9 आ रहा है, जो कि बराबर है हमारे यूनियन का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग दोनों जो सेट है उसके नंबर्स को अगर काउंट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और उसमें से इंटरसेक्शन वाले को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसका यूनियन मिलता है, यूनियन का नंबर मिलता है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट एज, कैसा लिख सकते हैं हम लोग कि एन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो भी नंबर्स रहेंगे ए यूनियन बी के वो किसके बराबर रहेंगे, जो हम लोग नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसी के बेस पे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे आप देखो काउंट करो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 है, यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर ऑफ ए कितने हैं 5,
ओके, नंबर ऑफ बी कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 6 है, तो 5 + 6 आपके टोटल 11 हो गए, आपको ये मन में रखना है। अब ए यूनियन बी निकालो, बी ए यूनियन बी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये 5 हो गया, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 6 है, ठीक है ना, 3, 6, 9, उसके बाद 12 आता है, उसके बाद 15 आता है, ठीक है ना। इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे मार्कर का इशू की वजह से, बट कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, आप ध्यान से देखो। 3 है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली नंबर गिनता हूँ, ठीक है, 3, उसके बाद 6 2 हो गए, ठीक है, उसके बाद 9 3 हो गए, ठीक है, उसके बाद 12 4 हो गए, 15 5 हो गए, ठीक है, 18 6, उसके बाद 24 7, 38 36 9, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। यहाँ पे तो 5 था, यहाँ पे 6 था, तो ये आपने निकाल लिया। और इंटरसेक्शन सिर्फ 2 ही इंटरसेक्शन है, 6 और 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं वो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 + 6, मतलब ए और बी को प्लस किया और उसको माइनस किया किससे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना आया 2, तो 5 + 6 11 -2 कितना होता है 9, और ये किसके बराबर आना चाहिए, यूनियन के बराबर, जो कि आ रहा है 9, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी अगर यूनियन का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ यूनियन, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मिलता है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि ये वाला जैसे मैं बताया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो रहेगा वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको वेरीफाई करना है और बताना है कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला जो है सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।